क्या ये बात आसानी से गले उतरती है कि आज से करीब 9,000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अभी भी गुफाओं में रह रहा था और शिकार पर निर्भर था, तब बलूचिस्तान के आसपास कुछ लोग पत्थर के बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज कर रहे थे? 9,000 साल पहले की डेंटिस्ट्री, मतलब सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल, दिमाग घूम जाता है। आज की इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसी ही बेहद चर्चित डॉक्यूमेंट्री के नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट को डिकोड करने जा रहे हैं जो 9,000 ईसा पूर्व से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास को समेटती है। हाँ, और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि मानव समाज आखिर उन खानाबदोश टोलियों से निकलकर विशाल और स्थिर साम्राज्यों में कैसे बदल गया। सही कहा। और जो विद्यार्थी इस विषय को डीपली समझना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत अहम है कि इस पूरी यात्रा में भूगोल, व्यापार और तकनीक ने पर्दे के पीछे से क्या खेल खेला। क्योंकि इतिहास को अक्सर बस तारीखों और राजाओं की सूचियों के रूप में देखा जाता है, जो कि एक बहुत ही सतही नजरिया है। अगर उन ऐतिहासिक बदलावों की गहराई में जाएं, तो असली सवाल ये होता है कि क्यों कुछ साम्राज्य सदियों तक टिके रहे और क्यों कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हाँ, किसी भी सभ्यता का उदय या पतन अचानक तो होता नहीं है। एकदम सही। उसके पीछे हमेशा स्पष्ट भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक तंत्र काम कर रहे होते हैं। आज हम उसी तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं उसी हैरातअंगेज तथ्य से जिसका मैंने अभी जिक्र किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कच्ची मैदान के पास स्थित मेहरगढ़। हाँ, मेहरगढ़। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार स्थायी घर बनाना सीखा था। और इस डॉक्यूमेंट्री के नोट्स बताते हैं कि वो लोग दुनिया के पहले इंजीनियर और किसान थे। उन्होंने मिट्टी की ईंटों के ऐसे घर बनाए जिनमें अनाज भंडारण के लिए अलग कमरे होते थे। और सिर्फ यही नहीं, कपास उगाना और कपड़े बुनना भी वो जानते थे। यहाँ पर कृषि को सिर्फ खाना जुटाने के तरीके के रूप में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो फिर किस नजरिए से देखें? इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग मानना चाहिए। खेती का सीधा मतलब था एक जगह टिक कर रहना। जब उन्होंने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया तो भोजन की अनिश्चितता खत्म हो गई। यानी कल क्या खाएंगे इसकी चिंता नहीं रही। बिल्कुल। और इस स्थिरता ने आबादी को बढ़ने का मौका दिया। और जब आबादी बढ़ी तो करीब 3500 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग पहाड़ियों को छोड़कर सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने लगे। और इस पलायन ने ही दुनिया की सबसे व्यवस्थित और विशाल सभ्यता का आधार तैयार किया है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है ना, तो आधुनिक शहरीकरण के समानांतर कई चीजें दिखती हैं। मतलब उनके शहर ग्रिड व्यवस्था पर बने थे। आसान भाषा में कहें तो सड़कें एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। जैसे आज का चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। और पूरे साम्राज्य में ईंटों का आकार एक जैसा था, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम का प्रमाण है। सबसे बड़ी बात तो उनकी जल निकासी की व्यवस्था थी। नालियों के बीच में मैनहोल तक बने थे। अरे हाँ, जमीन के नीचे ढकी हुई नालियों को साफ करने के लिए जगह जगह ढक्कन। उस जमाने में। और वो अरब सागर पार करके इराक, जिसे तब मेसोपोटामिया कहा जाता था, वहां तक व्यापार करते थे। उनकी व्यापारिक व्यवस्था की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया की खुदाई में सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं। वो यूनिकॉर्न और बैल की चित्र वाली मोहरें। हाँ, वही। ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था, बल्कि एक स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। खुदाई में बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं जिन्हें वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमेन का लेप लगाया गया था। आम लोगों के सुंदर और व्यवस्थित घर मिले हैं, लेकिन बड़े महल, मंदिर या भारी मात्रा में हथियार नहीं मिले। सही पकड़ा आपने। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सिंधु घाटी के लोग मूल रूप से एक शांतिप्रिय व्यापारी समाज थे, जिनका पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था पर था, न कि युद्ध या विस्तार पर? देखिए, हथियारों की कमी निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण और व्यापार केंद्रित समाज की ओर इशारा करती है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। अच्छा, पर उनका पतन तो किसी युद्ध से नहीं हुआ था ना? नहीं, किसी हिंसक युद्ध या बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ। इस शांतिप्रिय सभ्यता को प्रकृति और भूगोल ने खत्म किया। जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण सूखा पड़ा और सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। और एक सभ्यता जो पूरी तरह से नदी और खेती पर निर्भर थी, उसके लिए पानी का स्रोत खिसक जाना विनाशकारी था।
इन्हीं भौगोलिक बदलावों ने उन्हें अपने शानदार शहर छोड़कर पूर्व की ओर यानी गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ पलायन करने पर मजबूर कर दिया। तो सिंधु घाटी के पतन के बाद भौगोलिक मजबूरी ने इंसानों को गंगा के मैदानों में धकेला, जहां एक नई खोज उनका इंतजार कर रही थी, लोहा। हाँ, लोहा। वैदिक काल में लोहे की खोज ने सचमुच मानव इतिहास की धारा को मोड़ दिया, लेकिन लोहे ने अचानक से सब कुछ कैसे बदल दिया? इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। लोहे से पहले तांबे या कांसे का इस्तेमाल होता था, जो नरम धातुएं हैं। राइट। लोहे की कुल्हाड़ियों ने गंगा के मैदानों के उन घने जंगलों को काटना मुमकिन बनाया जिन्हें कांसे से काटना असंभव था। इससे खेती के लिए विशाल जमीन मिली। और उसके बाद लोहे के फाल वाले हल ने गहरी जुताई संभव की, है ना? एकदम। जिससे कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ गया। जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो उसे जमा किया जाने लगा। इस सरप्लस या अतिरिक्त उपज ने समाज में पहली बार एक ऐसा वर्ग पैदा किया जिसे खेती करने की जरूरत नहीं थी। यानी यहीं से स्थायी सेनाओं और शासक वर्ग का उदय हुआ। बिल्कुल। जिसके पास अनाज था उसके पास ताकत थी। इस नजरिए से देखें तो लोहा एक दोधारी तलवार साबित हुआ। एक तरफ इसने पैदावार बढ़ाई, व्यापार को जन्म दिया, जिससे सिक्कों का चलन शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अतिरिक्त उपज और उपजाऊ जमीन पर कब्जे की भूख ने कबीलों के बीच खूंखार युद्धों को जन्म दिया। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध है, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण का पहला बड़ा उदाहरण था। रवि नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया, जहां भारत कबीले के राजा सुदास ने अपनी बेहतरीन युद्ध नीति से 10 राजाओं के महासंघ को हरा दिया। और इसी भारत कबीले के नाम से इस भूभाग का नाम भारत पड़ा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वो दौर था जब लोहे और कृषि ने समाज की संरचना को पूरी तरह बदल दिया था। छोटे छोटे कबीले या जन अब संसाधनों पर कब्जे के बाद बड़े महाजनपदों में तब्दील हो रहे थे। और 600 ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर भारत 16 बड़े महाजनपदों में बच चुका था। यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन सब में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। और मगध की ये सफलता कोई संयोग नहीं थी। हाँ, वो गंगा और सोन नदियों के बीच बसा था, जिससे वहां की जमीन बेहद उपजाऊ थी और जलमार्ग से व्यापार आसान था। लेकिन क्या उसकी अजेय शक्ति का असली राज उसके जंगलों में मिलने वाले हाथी और वहां मौजूद लोहे की खदानें नहीं थीं? 100%। मगध की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन ही उसकी सफलता का मूल कारण थे। लोहे की खदानों पर नियंत्रण का सीधा मतलब था सबसे बेहतरीन हथियार बनाना। और उसी लोहे और उपजाऊ जमीन से मिलने वाले टैक्स के दम पर मगध ने इतिहास की पहली सबसे विशाल और स्थायी सेना खड़ी की। ये कबीलाई लड़कों की सेना नहीं थी, बल्कि वेतन पाने वाले पेशेवर सैनिकों की सेना थी। भूगोल और लोहे के इसी गठजोड़ ने मगध को इतना ताकतवर बना दिया कि उसने भारत के पहले अखंड साम्राज्य की नींव रखी। मगध की सैन्य शक्ति का खौफ इतना ज्यादा था कि ये विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक अदृश्य दीवार बन गई। हाँ, और इसका सबसे बड़ा टेस्ट तब हुआ जब सिकंदर वहां आया। ठीक कहा। 326 ईसा पूर्व में जब यूनान का राजा सिकंदर दुनिया जीतता हुआ भारत की सरहदों पर पहुंचा, तो झेलम नदी पर उसका सामना राजा पोरुस से हुआ, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। पोरुस के हाथियों ने सिकंदर की सेना में ऐसी दहशत फैलाई कि क्या कहें। हालांकि सिकंदर वो युद्ध जीत गया, लेकिन जब उसकी सेना व्यास नदी के तट पर पहुंची तो उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो बगावत कर दी। बिल्कुल। और उस विद्रोह का मुख्य कारण मगध की सैन्य क्षमता की खबरें थी। सिकंदर के थके हुए सैनिकों को पता था कि नदी के पार मगध का राजा धनानंद बैठा है, जिसके पास लाखों की पैदल सेना और हजारों युद्धक हाथियों की एक ऐसी फौज थी जिसका सामना करना खुदकुशी करने जैसा होता। देखिए, हाथियों का इस्तेमाल उस दौर में आज के युद्धक टैंकों की तरह होता था, और यूनानी सैनिक इस नई तरह के मिलिट्री टेक्नोलॉजी से पूरी तरह खौफजदा थे। लेकिन धनानंद एक क्रूर और अहंकारी शासक था, जो भारी टैक्स लगाकर अपनी ही जनता का शोषण कर रहा था। तभी तक्षशिला के एक शिक्षक आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, वो सामने आए। चाणक्य की रणनीति बहुत आगे की थी। वही ना। विद्यार्थियों को यहाँ ये समझना चाहिए कि चाणक्य की रणनीति केवल एक अत्याचारी राजा को गद्दी से हटाने की नहीं थी। उनका विजन बहुत व्यापक था।
वो सिकंदर के आक्रमण से समझ चुके थे कि जब तक भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा रहेगा, विदेशी ताकतें हावी होती रहेंगी। इसलिए उनका लक्ष्य एक अखंड भारत का निर्माण करना था। चाणक्य ने कूटनीति और राजनीतिक यथार्थवाद का जो ढांचा तैयार किया, वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि वाले युवा चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और चंद्रगुप्त ने न केवल धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया। इस युद्ध का कूटनीतिक परिणाम ये हुआ कि पहली बार भारत की सीमाएं काबुल, कंधार और हेरत से होते हुए ईरान तक फैल गईं। एक मजबूत केंद्र के तहत इतना बड़ा भौगोलिक एकीकरण पहले कभी नहीं हुआ था। फिर मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा सम्राट अशोका के समय में। अशोक के जीवन में 261 ईसा पूर्व का कलिंगा युद्ध एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। उस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। हाँ, और उस भीषण तबाही को देखकर अशोक ने युद्ध घोष की जगह धम्म घोष यानी नैतिक और अहिंसक मार्ग अपना लिया। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक संदेह पैदा होता है। कैसा संदेह? क्या अशोक का ये हृदय परिवर्तन सच में सिर्फ एक नैतिक और आध्यात्मिक जागृति थी, या फिर एक ऐसे विशाल साम्राज्य को चलाने की राजनीतिक मजबूरी जिसका सैन्य विस्तार अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषणात्मक एंगल है। अगर हम इसे प्रशासनिक नजरिए से देखें तो इतने विशाल और विविध साम्राज्य को केवल तलवार के डर से बांधे रखना आर्थिक और सैन्य रूप से लगभग असंभव हो गया था। मतलब हर जगह तो सेना भेजकर डर नहीं बनाया जा सकता ना। बिल्कुल। अशोक का सैन्य शक्ति से नैतिक और प्रशासनिक शक्ति की ओर मुड़ना साम्राज्य को स्थिरता देने के लिए एक जरूरी मास्टर स्ट्रोक था। यानी धम्म का प्रचार कोई धार्मिक कृत्य भर नहीं था। नहीं, ये एक आचार संहिता थी जिसने साम्राज्य के विभिन्न गुटों को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने चट्टानों और स्तंभों पर शिलालेख लिखवाए। ये एक तरह से जनता से सीधे संवाद करने और अपना संदेश दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने का एक प्राचीन मास कम्युनिकेशन टूल था। कमाल की बात है। यानी अशोक में मौर्य साम्राज्य को न सिर्फ एक प्रशासन दिया बल्कि एक पहचान भी दी। लेकिन जैसा कि साम्राज्यों का स्वभाव होता है, मौर्य साम्राज्य भी अंततः ढह गया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथा की उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। और एक मजबूत केंद्रीय सैन्य सत्ता के पतन के बाद जो शक्ति का खालीपन आया, उसने भारत को एक नए युग में ढकेल दिया, जिसे हम सिल्क रोड और स्वर्ण युग का संगम कह सकते हैं। ये दौर हथियारों के बल पर नहीं बल्कि ज्ञान और व्यापार के बल पर लड़ा गया। कुषाण वंश और उसके सबसे महान सम्राट कनिष्का की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। कनिष्का का शासनकाल जो 78 ईस्वी से शुरू होता है और जहां से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है, वो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। कनिष्का की ताकत उसकी विशाल सेना में नहीं थी ना? नहीं, उसकी ताकत भौगोलिक मार्गों पर उसके नियंत्रण में थी। कनिष्का की इस रणनीति को आज के आधुनिक ग्लोबल सप्लाई चेन के सबसे बड़े टोल बूथ की तरह समझा जा सकता है। एकदम सही एनालॉजी है। कनिष्का ने सिल्क रोड पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह वो मार्ग था जहां से चीन का रेशम रोम तक जाता था। कनिष्का ने इस रेशम के व्यापार पर टैक्स लगा दिया। अब जब 2 बड़े साम्राज्यों के बीच का व्यापार आपके इलाके से गुजरे और आप उस पर कर वसूलें, तो धन की बारिश होना तो तय है। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि रोम का भारी मात्रा में सोना भारत आया और कुषाणों ने इतिहास के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। और इसी आर्थिक समृद्धि ने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास को जन्म दिया। देखिए, धन जब बढ़ता है ना, तो कला और विज्ञान को संरक्षण मिलता है। सही बात है। कनिष्का के दरबार में आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले महर्षि चरक और महान विद्वान अश्वघोषा थे। इंसानी मूर्तियों को उकेरा जाने लगा। अर्थव्यवस्था, कला और कूटनीति का ये तालमेल आगे चलकर एक और बड़े युग के लिए जमीन तैयार कर रहा था। और वो युग था गुप्त वंश का स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त जैसे राजाओं ने सैन्य अभियानों के जरिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राजाओं को हराया जरूर, लेकिन गुप्त काल को स्वर्ण युग केवल उसकी सैन्य जीतों के लिए नहीं कहा जाता। इसे स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का ऐसा केंद्रीकरण हुआ जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनके दरबार के नवरत्नों का जिक्र इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस काल में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी कालजयी रचना लिखी। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया
और दुनिया को पहली बार गणितीय आधार पर बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। और वरा मेहरा जैसे खगोल शास्त्रियों ने अंतरिक्ष के रहस्यों को गणित के जरिए सुलझाया। ज्ञान का ये स्तर इस बात का सबूत है कि समाज में एक गहरी बौद्धिक स्थिरता आ चुकी थी। तकनीक के मामले में तो उस युग में कुछ ऐसा हासिल किया गया जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। अरे हाँ, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा वो 1600 साल पुराना लोहे का स्तंभ, खुले आसमान के नीचे सदियों से सर्दी, गर्मी और बारिश झेलने के बावजूद उस लोहे में आज तक जंग नहीं लगा है। वो सिर्फ एक खंबा नहीं है, वो उस दौर की एडवांस मटेरियल साइंस का एक जीता जागता सबूत है। धातु विज्ञान या मेटलर्जी की ऐसी कौन सी तकनीक थी जो उस समय विकसित की गई और फिर समय के साथ कहीं लुप्त हो गई? ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है और इस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संस्थागत प्रयास भी किए गए। कुमारगुप्ता द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय इसका सबसे शानदार उदाहरण है। नालंदा, जो दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया से विद्यार्थी वहां ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ये उस समय की ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी थी। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, जो मुख्य रूप से हुन्नों के लगातार आक्रमणों के कारण हुआ, उत्तर भारत फिर से छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगा। फिर एक बार सत्ता को एक सूत्र में पिरोने का काम किया सम्राट हर्षवर्धना ने। हर्षवर्धना की राजधानी कन्नौज उस समय किसी पेरिस या न्यूयॉर्क जैसे महानगर से कम नहीं थी। हर्षवर्धना अपने कुशल प्रशासन के साथ साथ अपनी अद्भुत दानवीरता के लिए जाने जाते थे। प्रयाग के कुंभ मेले में हर 5 साल में वो अपना सब कुछ दान कर देते थे, यहाँ तक कि अपने पहने हुए राजसी कपड़े तक। हर्षवर्धना के समय समाज कैसा था, इसकी एक बहुत ही स्पष्ट और तटस्थ तस्वीर हमें चीनी यात्री स्वानज़ैंग के विवरण से मिलती है। उन्होंने क्या लिखा है इस बारे में? स्वानज़ैंग लिखते हैं कि समाज में अपराध बहुत कम था, इसलिए लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। ज्यादातर आबादी शाकाहारी थी और वस्त्र उद्योग इतना उन्नत था कि उनका बुना हुआ मलमल इतना बारीक होता था कि पूरी की पूरी थान एक छोटी सी अंगूठी के बीच से निकल जाए। मतलब उत्पादन और कारीगरी अपने चरम पर थी। लेकिन स्वानज़ैंग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो लिखा है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि नालंदा में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल था। हाँ, वहां के द्वारपालों का किस्सा। वही, वहां के द्वारपाल, जिन्हें आज की भाषा में हम सिक्योरिटी गार्ड कहेंगे, वो प्रवेश द्वार पर ही आने वाले छात्रों से शस्त्रार्थ करते थे और कठिन परीक्षा लेते थे। सोचिए जरा, एक विश्वविद्यालय का द्वारपाल इतना विद्वान था कि आज के किसी प्रोफेसर को टक्कर दे सके। इससे अंदाजा लगता है कि उस समाज में शिक्षा और बौद्धिक विमर्श की जड़ें कितनी गहरी थीं। ये बौद्धिक समृद्धि का चरम था। लेकिन हर्षवर्धना का काल हमें ये भी सिखाता है कि प्राचीन काल में भूगोल का साम्राज्य पर कितना सीधा और कठोर नियंत्रण था। हाँ, हर्षवर्धना ने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, लेकिन जब उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और उन्होंने दक्षिण की ओर अपनी विशाल सेना लेकर बढ़ना चाहा, तो नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। हर्षा वो युद्ध हार गए और उन्हें वापस उत्तर की ओर लौटना पड़ा। और इस युद्ध के बाद नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक स्थायी भौगोलिक और राजनीतिक सीमा बन गई। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस दौर में नदियां और ऊंचे पहाड़ केवल नक्शे पर खींची गई कोई रेखाएं नहीं थी, वो अजेय दीवारें थीं जो बड़ी से बड़ी और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की रसद और विस्तार को रोक सकती थी। यानी नर्मदा को पार करने के लिए जिस लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की जरूरत थी, वो उस समय की तकनीक से संभव नहीं था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम ये साबित करता है कि कोई भी साम्राज्य केवल एक महत्वाकांक्षी राजा या उसकी तलवार के दम पर नहीं टिकता। उसे टिकने के लिए कृषि से पैदा होने वाला सरप्लस, व्यापार से आने वाला टैक्स, उन्नत तकनीक और इन सब को संभालने वाला एक कुशल प्रशासन चाहिए। और अंततः भूगोल की सीमाएं ही किसी भी साम्राज्य के फैलाव की अंतिम रेखा तय करती हैं। बिल्कुल सही अनुष्कर्ष है। अगर हम इस पूरे लंबे सफर को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ राजाओं के मुकुट पहनने या हार जाने की दास्तान नहीं है। ये उन खानाबदोश लोगों की कहानी है जिन्होंने पहली बार मिट्टी की ईंटों से घर बनाया। ये उन गुमनाम किसानों की कहानी है जिन्होंने लोहे के फाल से कठोर धरती का सीना चीरकर साम्राज्यों का पेट भरा। हाँ,
ये सिल्क रोड के उन चालक व्यापारियों की और कलिंगा से लेकर नर्मदा नदी तक लड़े गए उन युद्धों की कहानी है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और समाज को आकार दिया। ये इंसानी नवाचार, प्रशासनिक फैसलों और भौगोलिक मजबूरियों का एक ऐसा जटिल ताना बाना है जिसने सभ्यताओं को बनाया और बिगाड़ा है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। 9000 साल पहले के वो लोग जो पत्थरों से दांतों की बारीक ड्रिलिंग करना जानते थे, या गुप्त काल के वो गुमनाम इंजीनियर जिन्होंने 1600 साल पहले ऐसा लोहे का खंभा खड़ा किया जिसे आज की बारिश और हवा भी जंग नहीं लगा पाई, उनके पास विज्ञान, प्रकृति और धातु विज्ञान की ऐसी कौन सी गहरी समझ थी जो पीढ़ियों के सफर में कहीं खो गई। आधुनिक दुनिया ने आज बहुत कुछ पा लिया है, बहुत सी तकनीकी तरक्की कर ली है, लेकिन इतिहास की इन पर्दों के नीचे ऐसा बहुत सा ज्ञान अभी भी दबा हुआ है जिसे इस आधुनिक युग में हमें फिर से खोजना बाकी है।